अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। एक नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बन गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दे दिया। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाने का मुतालबा। आला अदलिया के अहम मामलात पर बात करेंगे, जबकि बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम एक्सटेंशन मानने से इनकार कर दिया। अवाम से बाहर निकलने की अपील। अदालतों, पार्लियामेंट और अवाम को रोंदा जा रहा है। एक्सटेंशन जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हुकूक का कत्ले आम करार, जबकि सलमान अकरम राजा ने इसे अंदरूनी मामला करार दे दिया। आखिर कहानी है क्या? और कौमी असेंबली में पीटीआई को अकोमोडेट कर दिया गया। 3 कायमा कमेटियों की सरबराही पीटीआई के हवाले, नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमरीकी सदारती इलेक्शन में फैसला कुन मोड़ आ चुका है। वोटिंग जारी है, बड़े दावे कर दिए गए हैं। वोटिंग शरह अब तक 55% है। व्हाइट हाउस मकीन का फैसला चंद लम्हों में। कुछ मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस नियाजी साहब। काफ़ी सारी लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत ने कर ली है। 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई। आईनी जजेस को भी मुकर्रर कर दिया गया। जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है, इनकी पोजीशन जो है वो अब मजबूत और कंसोलिडेट हो चुकी है? और दूसरी तरफ अब खान साहब का लाए अमल क्या होना चाहिए? बड़ी मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आज। तो लगता है कि ये पर्चा जो है आउट ऑफ कोर्ट, मुझे लगता है सवाल से। देखिए जी, क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त आवाज पति मेरी मुझे वापस आ रही है। राना साहब जरा वो ठीक करें, एको हो रही है आवाज उनकी, आवाज एको हो रही है आई थिंक। जी जी। देखिए जी, जहां तक तो आईनी तरामीम का ताल्लुक है, मुझे तकलीफ होती है कि अब 7 दहाई हो गई हैं। हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है ऐसे ही कि एक इश्यूज के जो रिएक्टिव पॉलिसीज नहीं होती कि उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पता नहीं हमारी हुकूमतें कब सीखेंगी कि यही तरामीम जो है, यही जो नैब कवानीन थे जो कभी बनाए थे और फिर मुशर्रफ साहब ने उसको जो है फनून लतीफ़ा का दर्जा दिया और उसके बाद वो पिछले 20 साल से 22 साल से इन लोगों के गले का फंदा बने रहे हैं और अब आगे थोड़ी बहुत उसको उन्होंने जो है उसकी नरमी पैदा की है। इसी तरह ये जितनी तरामीम कर रहे हैं, ये इस तरह है कि जैसे इमरान खान ने सारी जिंदगी रहना जेल में, अपोजिशन में, और इन्होंने सारी जिंदगी रहना इक़्तिदार में। तो हर एक चीज की पाकिस्तान में एक्सपायरी डेट है। मैं तो कभी किसी को नहीं देखा कि इवन माशाल्लाह भी है तो 5-6 साल बाद हमने देखा है कि वो जो लेग लस्टर हो जाते हैं, उनको ऑफ कलर हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ हंगामे शुरू हो जाते हैं। उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है। इक़्तिदार के तो सारों की एक शेल्फ लाइफ है। तो पता नहीं क्यों नहीं हम एक ऐसे कानून बनाते कि जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो, लेकिन किया क्या जाए। दूसरी तरफ देखें कि जजेस ने ये अपने ऊपर नाफिज कर लिया है कि वो इमरान खान की जगह जो है कुछ जजेस ने कि वो अपोजिशन देंगे जो इमरान खान साहब नहीं दे पा रहा। और उनको ये कहीं से उन्होंने सोचा कि हमें मंत्रा मिल गया है और हमने उसका केस प्लीट करना है। तो इतनी पोलराइजेशन है कि इसके अंदर अब फैसला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी तरामीम जो है मुमलिकत के लिए बदकिस्मती है कि आप रिएक्टिव होके ऐसी तरामीम बनाएं या ऐसे इशू डेवलप करें जिसमें एक एक करके टारगेट किया जा रहा है कि आप हर चीज के अंदर आपको जो है कलिंग हो रही है और पिक एंड चूज है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना। तो पता नहीं है कब तक चलेगा। और फिर इसके जो फाइनली जो निजाम बनेगा वो आगे इसी जो आजकल के सियासतदानों को बरान है, इनके गले का फंदा ना बन जाए, बस मुझे तो ये डर लगता है। तो ये बताइएगा नियाजी साहब, जजेस की हम बात कर रहे हैं, जो आईनी बेंचेस हैं उनके जजेस नॉमिनेट कर दिए गए हैं। उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल नहीं हैं। जस्टिस याया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों जो है वो नाम इसमें शामिल नहीं है। डज दैट मीन कि अब मजीद डिवाइड जो है वो हम देख सकते हैं जुडिशरी में? मजीद डिवाइड तो क्या होनी है जी। 2 जजेस का तो बिल्कुल
लगता है कि वो उन्होंने होना ही नहीं था। जैसे मंसूर अली शाह साहब का और जैसे याहिया अफरीदी साहब, उनका मुनीब अख्तर का, उनका तो पता था कि उन्होंने नहीं होना। उन्हीं के लिए तो सारा बंदोबस्त किया गया था और सारे आपने जो है पिक एंड चूज और सारी कलिंग हो रही थी। लेकिन अब ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने जब वहां पे, चूंकि जब वोटिंग हुई आज, तो उन्होंने, उनका जो मौक़िफ़ था, उनका जो था ही है कि पूरे फुल कोर्ट को जो आईनी बेंच का दर्जा दिया जाए। तो खैर वो तो कुछ सेंचुरी बनती थी, तो जितनी जो आपकी एक्सरसाइज थी 26th अमेंडमेंट की, वो सारी जो है सही हासिल होती, या फिर उसी तरीके से होता, फिर वही सुप्रीम कोर्ट के जाए चीफ जस्टिस होते, फिर वही प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल के तहत वो जो अपनी उसमें से 5-6 जजेस चुनते, तो प्रणाला तो वही का वही जो है फिक्स रह जाता, उससे भारत नई भारत में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो तो खैर मुमकिन नहीं था। और याहिया अफरीदी इसलिए नहीं आए कि उन्होंने प्रपोजल से 11 जो फुल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को जो आईनी कोर्ट बनाने में, तो इस सारे वो फिर जब उसके मुकाबले में जो एक नैरेटिव आया कि 7 जजेस जो है इनके एक बेंच बनाया जाए, तो ला मुहाला वो जस्टिस अफरीदी साहब जो है उसके हेड बन गए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपको ये लगता है कि अब तक जो हमें यूनिटी नज़र आ रही थी, ये जस्टिस, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हूँ, मंसूर साहब हूँ, मुनीब साहब हूँ, ये दीगर उनके जो अब तक थे, जो आज लेटर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है कि उन्होंने उनको कहा जनाब कि आप जो है उसका इजलास बुलाएं, ये प्रोसीजर कमेटी का 26 अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशंस हैं, उनके लिए आप ये बेंच तश्कील दें। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से उन्होंने इजलास बुला के उसको एडमिट कर लिया और फिर काज लिस्ट में नहीं आया। तो ये तवक्को रखते हैं जस्टिस ये मंसूर शाह साहब की, अभी भी उनको लगता है कि मेरे चांसेस हैं, अगर मैं कोई बेंच बनवा लूँ, और हमारी शायद अक्सरियत है, 8/5 का पहले भी फैसला आया था जो हमने देखा था ये उनका लेडीज़ को सीट पे, तो अभी वो पूरी उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो शायद उनके चांसेस बन जाएंगे, तरमीम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। तो ये ख़त उन्होंने उसी बुनियाद पर लिखा हो और फिर याहिया अफरीदी साहब की बात समझ आ रही है कि ये सारा काम जो है ये मेरा कम्बल चुराने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। सर, मेरा ख्याल है मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है स्टर क्रेजी, एक ऐसा ताश पैदा करें कि जो बिल्कुल एक जो है ना बेहनम किस्म का हो और उससे और कुछ ना हो तो कमर में चीर जिससे होती है। अब 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई हमेशा कंफर्टेबल होंगे या उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या वो मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक चलेंगे। अब जब इन्होंने किया होगा तो इन ऑल फेयरनेस याहिया अफरीदी साहब ने ये सोचा होगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद वो नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने ये ख्याल किया होगा कि हम कैसा करें कि अगर शायद ना भी हो तो जैसे आज पूरे हंगामा मच गया, पीटीआई वालों ने उसके लिए एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया के ऊपर उसको उछाला और उसके हर तरीके से उसको हर जाविये से उसको खंगाला। एक उनका पब्लिक जो है एक उसकी एक नई पोजीशनिंग सामने आई और लगा कि आज फिर एक अदालती प्याली में एक पूरा तूफान बर्पा हो चुका था। तो 2 इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें ये नहीं कि याहिया अफरीदी साहब ने मेरिट पे कहा हो, मतलब उनके विदाउट एनी जो है प्रेजुडिस या उनके साथ वजह निज़ा के बगैर जो है मुनीब साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, और साथ उन्होंने जब किया तो याहिया अफरीदी साहब ने ये समझो कि 26वीं तरमीम के बाद इसकी गुंजाइश बनती नहीं है कि आप एक फुल को बना के आइन को उड़ा दें, क्योंकि फिर एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता कि पार्लियामेंट ने फिर उसको नलीफाई कर देना था, तो फिर वो टाइप ऑफ वार होती। तो उसमें याहिया अफरीदी साहब भी उन्होंने भी अपने रजिस्टर करवा दिया और याहिया अफरीदी साहब ने भी उसमें से जो एक म्याना रवि का था या आइन के मुताबिक चलना था उसके मुताबिक चले। ये जो लास्ट वीक ये इंप्रेशन आया था कि फौरी तौर पर प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दोबारा मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए थे जो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस साहब का एक सिंगल वोट था, तो वो जो शायद तस्वर बन गया था कि ये हुकूमत की जो कोशिश थी कि ये ट्राइका को तोड़ा जाए और ऐसा चीफ जस्टिस लाया जाए कि जो थोड़ा सा ये फेयर हो, न्यूट्रल हो। मतलब हुकूमत को थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमें ज़्यादा लगी है, इसलिए वो नई तरमीम की बात करने लगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो आज बड़ा क्लियर
क्लियरली एक लाउड उनका सामने आया है कि वो आप भी जैसे कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के काम नहीं करेंगे, वो ऐसी तरमीम को टेकअप नहीं करेंगे वो जिसके तहत वो खुद चीफ जस्टिस बने बैठे। तो उन्होंने कैसे उम्मीद रखी हुई है जस्टिस मंसूर साहब ने कि तरमीम को या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी सारी पटिशन को रिवर्स हो जाएगी और कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा और फिर या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उनको ये उम्मीद कैसे है ये जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा है? जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मतलब मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर, ये मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है जो उसके मुताबिक जो उन्होंने कमेटी बनाई है। ये कुछ डिस्टर्ब हो रहा है पता दरमियान में। नहीं ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर है सर, बोलते रहें प्लीज। अच्छा, तो जो उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी वो उसकी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसे आईनी कोर्ट के से हट के जो बनना था जी, आज भी वो उसकी है। इसमें उन्होंने ये जरूर है कि अपना एक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया, एक तजावज किया कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसको फुल सुप्रीम कोर्ट जब तक कमेटी नहीं बैठी तो उनका ख्याल था कि उससे पहले हम फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हम इसको उड़ा दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि या अफरीदी साहब जो है इतने बतल हुर्रियत बनते जितने कि मुनीब साहब या मंसूर शाह साहब बतल हुर्रियत बनने के चक्कर में थे। तो वो तो एक बात समझ में आती है क्योंकि इन्होंने जो आईनी बेंच की जो कमेटी है वो बिल्कुल फर्क है। आज उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अमीनुद्दीन साहब और 3 सीनियर जजेस जो है वो कमेटी बनेगी और वो उसमें से इससे एक और बात समझ आ रही है न्याय साहब आपकी गुफ्तगू से, जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब जो मैं पहले भी कहते रहता हूँ बिल्कुल एक इंग्लिश क्लासिक एक जज की तरह है। ड्रॉप हो गई है कॉल। अच्छा, उनकी चले हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो न्याजी साहब से जो है वो राब्ता करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे न्याजी साहब से भी, ऐसा तो नहीं हो सकता क्लासर साहब के 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस आईनी बेंचेस का हिस्सा ना हो और मज़ीद डिवीज़न या मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जुडिशरी में वो ना बढ़ें। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त आईनी बेंच का हिस्सा नहीं, और जैसे ये बता रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन है और फिर उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वहाँ पे, क्योंकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो वहाँ पे सुने जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि नो ऑफेंसेस, मेरे दिल में बड़ी उनकी इज्जत है। जस्टिस मंसूर शाह साहब बड़े अच्छे फैसले उन्होंने लिखे हैं, लोग बड़े उनकी तारीफ करते हैं। थोड़ा सा वो जल्दी कर रहे हैं चीज़ों की, वो अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी, जैसे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जहन में था ना, वो बहाल हो गए थे, दोबारा आ गए थे, तो इन्हें भी फील होता है कि शायद कोई करिश्मा, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल टाइप चीज़ हो सकती है। सो वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। वो उनके मुकाबले जो बात मैं कह रहा था, ये चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी साहब, जो मैं सवाल उनसे पूछने वाला था कि वो कहते हैं ही गोज बाय द बुक, वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट ने कानून पे एक पास किया है, अच्छा है बुरा है मुझे पसंद है नहीं है, लीव इट, तो मैं इस पे अमल करूंगा। वो उस कानून पे अमल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि वो उनको उसमें कमीशन में भी बैठ रहे हैं। लेकिन कानून तो इस चीज़ की भी इजाज़त देता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो ये डिसाइड करें कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए और पिटिशन जो है वो सुनी जाए। इस पे या अफरीदी साहब ने नहीं कॉल किया, नहीं बुलाया ना, जिस पे लेटर है सारा उनका, नहीं बुलाया। इट मींस कि उन्हें ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ नया क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं कि 26 जो आपकी ये तरमीम के खिलाफ जो पटिशन है उसको एडमिट करके फुल कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इससे पहले कि हुकूमत जो है वो 34 जजेस लेकर आए, उनकी अक्सरियत हो जाए। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये जो उनका मंसूर साहब का बेंच जो है या इनके हामी जो हैं वो ज़्यादा है वो तादाद में, अभी भी उनको लगता है 8/7 से हम डिफीट कर सकते हैं इनको, अगेन उन लोगों के जो कि इस तरमीम के हक में है। जस्टिस साहब नहीं है, मंसूर साहब नहीं है, सो वो अभी चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि ये उसको ये ओवरटर्न करना चाहते हैं, उसको तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं, तरमीम जिसके तहत या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। अब या अफरीदी साहब के लिए 2-4 बड़े ऑप्शन हैं, या तो वो डिफाई करें इसको, ये तरमीम हुई है, या वो राइट एक्सेप्ट करें। अब ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो उनका था चीफ जस्टिस ये काजी साहब का था। काजी साहब कहते थे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो जो कुछ कहते हैं हमें मानना चाहिए। काजी साहब की अप्रोच थी। जस्टिस मंसूर साहब हूँ या उमरता बंदयाल साहब, साकिब साहब या इवन इफ्तिखार चौधरी साहब, ये इस स्कूल ऑफ थॉट के नहीं थे। वो कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है कि हम कानून मतलब है इनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, हम कानून खुद भी लिख सकते हैं। उमरता बंदयाल साहब ने खुद कानून लिखा जब
इन्होंने वो लाहौर के MP जो थे 20 को रोका कि वोट नहीं डालने, और अभी इन्होंने भी जस्टिस मंसूर साहब का जो बेंच था उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने ख़वातीन की सीटों पे जो आपने फैसला दिया है वो अब नहीं दे सकते। सो दोनों जो हैं ये अपनी तरफ से उनके जो मुखालफिन कहते हैं एक नया कानून लिख चुके हैं जिस पर हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन वो काजी फैज़ ईसा साहब और मुझे या फरीदी साहब का ये लग रहा है वो इस हक में नहीं है, वो जुडिशल एक्टिविज्म इस तरह नहीं करना चाह रहे थे कि हम इस तरह नहीं करेंगे, जो कानून है ला है हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है न्याजी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, आप कुछ पूछ रहे थे न्याजी साहब से। जी न्याजी साहब बहुत शुक्रिया सर, सारी लाइन कट गई थी सर। मैं ये कह रहा था कि ये हमारा तस्वर तो यही था जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश भी की है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद इनके जस्टिस मंसूर साहब, मुनीब साहब का जो स्कूल ऑफ थाट है उसके साथ एग्री करते हैं, लेकिन आज वाला जो लेटर है जिस पे आपने पहले भी बात की है तो वो उससे दूर हट रहे हैं। वो मतलब ही वांट्स टू गो बाय द बुक कि जो अगर कानून ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया हम उसके तहत जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब जो रजिस्ट कर रहे हैं कोई इसका नतीजा निकलेगा आपका ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बहरहाल जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान ने ही अल्टीमेटली जो है वो करना होता है, प्रिवेल करना होता है। ये वो जमाने गए, देखिए या तो आप कोर्ट के पीछे जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो तो फिर आप ऐसा है कि जो पार्लियामेंट को जो है ना बिलिटल भी कर सकते हैं, अंडरमाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि सिजाद अली शाह साहब के जमाने में हुआ था कि उन्होंने उस वक्त भी बल्कि वो नहीं कर सके थे कि नवाज शरीफ साहब के वो सिजाद अली शाह साहब के पीछे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पूरी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है ना काबू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने उसको जो है एक विद इन लिमिट्स रखा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह पार्लियामेंट के एक और फिर आपकी जब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 100% उसने अपनी सपोर्ट लैंड की हुई है पार्लियामेंट को, तो कोर्ट के पास कुछ भी नहीं है। ये तो देखें ना बंजाल साहब हमने कुछ और भी चीजें आपसे पूछनी है। इमरान खान साहब के हवाले जुडिशरी में फिर भी बात करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है मामला इतने जल्दी से हल हो जाएंगे, सेटल होंगे, तो आपसे करते रहेंगे। सर जरा खान साहब पे जरा आते हैं कि हमने ये देखा हलीमा खान साहबा ने जो बात आप कहते रहते थे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उन्होंने नाम लिए बगैर कल परसों उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं जनाब कि हम इमरान खान साहब बहर आ रहे हैं, हमारी बात हो गई है, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खान साहब बाहर नहीं आ रहे और हमने पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हमने कोई वायलेंस वाला नहीं करना। वो गंडापुर साहब तो ये कहते थे जनाब कि वो घर वालों को कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कफन बांध के, हमारी अगर लाशें ना आए तो जनाजे पढ़ लेना, वो तो ये कह कर रहे थे। तो अलीमा खान साहबा ने अच्छी खासी बड़ी शटअप काल दिए। लगता है आपको कि कोई दो कैंप बन गए हैं, अलीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा साहब की अप्रोच बड़ी एक डिफरेंट सी नज़र आ रही है, सॉफ्ट है, शेर अफजल भी साथ है, उधर से अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा साहबा और एक और कैंप जो है वो बड़ा शदीद ये प्रोटेस्ट के ये मूड में है, मार धाड़ के मूड में है, और अलीमा खान साहबा ने बड़ी सख्त बातें की हैं। सर देखिए जी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी मैट्रिक्स बनी हुई है सर। अब वैसे तो अगर इमरान खान साहब की जो अपनी जाती जो राय होगी या ओपिनियन होगी या उसकी जो सपोर्ट होगी वो तो होगी अली अमीन गंडापुर साहब को और बुशरा बीबी को। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा बीबी को इमरान खान साहब से खातका सपोर्ट मिल सकेगी, लेकिन ये अलीमा बीबी अगर वहां पे भी इमरान खान साहब की गो की कैफियत है तो उसमें तो हो सकता है कि अलीमा साहबा उस वक्त तक उनका एक नैरेटिव चलता रहेगा या बात उनकी जो है उसकी कोई एक थोड़ी बहुत उसके अंदर एक जो हैसियत होगी या एक जो है ना एक उसको जो बंदा थोड़ा सा एक वैल्यू कर सकता है। लेकिन अमला देखें जी सो क्या रहा है इस वक्त तहरीक साहब बात जमात कह रही है, अली अमीन गंडापुर क्या, उमर अयूब साहब क्या, वकास अकरम क्या, सारे यही कह रहे हैं कि असद कैसर क्या, इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं। अब इसका मतलब तहरीक इंसाफ जो है उसका तो एक है, उसके और जो बुशरा बीबी जो है उनकी भी जो वकालती अदालत के सामने कल वो रो पड़ी तो यही कहा जी कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं वो कम बशर को बातचीत चल रही होगी जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकला तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो तो मुझे अभी निकालें कि दुनिया इधर की उधर जाए, इमरान खान साहब अगले 2, 4, 5, 7, 8 साल में जो तो जितना हद निगाह जो है ना इस वक्त क्योंकि मतलब बड़ा क्लियर है
सुताहत निगाह जो इमरान खान साहब मुझे बाहर आते दिखाई नहीं देते, पीरियड। अब रह गया कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, वो एक उसके अंदर जो है गेम प्लान कर लिया है कि इमरान खान साहब जो है खुद भी उनके रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि यार कोई किसी किस्म की कहीं तो रिलीफ मिले, मुझे नहीं मिलती तो कम अज कम तहरीक इंसाफ को गुलाम करने की याद मिल जाए। तो मेरा ख्याल है वैसी तहरीक इंसाफ पहले भी असर के इस्तेमाल में है। और खान साहब उन्होंने जो हलीमा खान साहिबा ने बात की इसी नैरेटिव के खिलाफ तो उन्होंने बात की है, जो आपने नाम गिनवाए हैं 8-10 कि खान साहब बाहर आ रहे, उन्होंने कहा नहीं आ रहे। ये बड़ा क्लियर उन्होंने टू द पॉइंट कहे कि नहीं आ रहे खान साहब। जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, बस वो गलत बता रहे हैं आप लोगों को। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें पीसफुल, बार बार कहा कि हमें पीसफुल, पुरसकून, हमें पुरअमन, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। गंडापुर साहब कहते हैं हम लाशें बिछा देंगे, वो तो कफन शफन की और वो मतलब जनाजे शनाजे पढ़ने की बात करते हैं। हलीमा खान साहब ने उसके अगेंस्ट जाके बात की कि गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा, खान साहब बाहर नहीं आ रहे। तो वो तो बड़ी क्लियर है सर इस मामले में। नहीं, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हलीमा साहबा तो जो बात कर रही है वो अकल को अपील करती है। मतलब वो आम बंदा जो है, ये आम फहम बात है कि नहीं आ रहा है। लेकिन न्याजी साहब इसमें मैं आपसे कुछ ऐड करना चाहूंगी कि ये इस वक्त खान साहब जो हैं वो काफ़ी चुपचाप भी नज़र आ रहे हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि वो बात नहीं कर रहे सहाफ़ियों से। तो अगर कुछ और नहीं चल रहा, कुछ नहीं पक रहा कहीं पे, तो ये चेंज ऑफ एटीट्यूड क्यों है, चेंज ऑफ बिहेवियर? देखिए जी, मैं तो आपके सामने जो है मेरा ख्याल है पिछले जब से ये आए हैं, जिनके इनके पास आया है कोई तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बागडोर संभाली है, गौर अली ने या अली गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने हैं, या रजूम साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। तो इसी आप ही के प्रोग्राम में बार बार कहता रहा हूं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के जेर असर है और उनके जेर इस्तेमाल है। पहली बात अब आ जाए जी कि ये जो चीज जो है कि आया उनको, उनका जो खान साहब ये बने कैसे है, तो इनको बनाया इमरान खान साहब ने खुद है। यानी अली गंडापुर को कोई यहाँ पे कोई अस्करी क़यादत नहीं नॉमिनेट किया, कोई एजेंसी ने नहीं नॉमिनेट किया। इमरान खान साहब ने गौर अली का नाम नॉमिनेट किया कि पार्टी के चेयरमैन होंगे। खान साहब ने अली गंडापुर को कहा कि ये खेती के आपकी बात काट न्याय साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को बाहर भिजवाने की कोशिश कर रहे, पीटीआई को मतलब बाहर भिजवाने की कोशिशें हो रही हैं, और बाज़ ममालिक बानी पीटीआई को लेने को भी तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से कोट करके ये खबर आ रही है कि जनाब कि इनको बाहर भिजवाने की कोशिशें हो रही हैं, और कुछ ममालिक जो हैं वो इनको लेने को भी तैयार हैं। डू यू बाई दैट? जी नहीं, मुझे तो पता है कि एक ही चीज जगह पे मुख्तलिफ मौके पे कंसिडर किया गया था कि इनको सऊदी अरेबिया में जमा करा दिया जाए, क्योंकि वहां पे जा रहा है कि उनको जो कंट्रोल होंगे इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में नहीं भेजेंगे। सऊदी अरब में, अब सऊदी अरब का अब वहां पे जा रहे हैं कि आपके पास आपको ये आजादी नहीं होगी, क्योंकि आप में सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे लीडर, इदी अमीन, नवाज शरीफ, नवाज साहब के मैं देखता था कि लोगों के जो है ना मुस्लिम मुल्कों के सरबराह जो है उनको सऊदी अरेबिया जो है बड़ा ही खुशदिली के साथ और बड़े बड़े पैलेसेस दे के और उनको वहां पे तकरीबन आपको लगता नहीं है कि वो एक और वो सऊदी अरब था सर? MBS साहब के बाद सऊदी अरब वो नहीं रहा। अब उनको वो इस तरह के दुनिया के बैगेज मसाइल वो लेना पसंद नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान के इसमें जाए। वो और लोग थे और टाइम से। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो मौजूदा जो ये सऊदी क़यादत है कि वो इन मसलों में पड़ेगी कि हम पाकिस्तान को भी दरमियान में ले आएँ, खान साहब को भी ले आएँ। उनके अपने मिडल ईस्ट के प्रॉब्लम है, उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो उनमें फंसे हुए हैं, या वो हमारे बैगेज उठाने को तैयार होंगे? देखिए कई दफा होता है कि खुद मांगते हैं। मसलन नासी साहब के वक्त में किंग अब्दुल्ला ने मुशर्रफ साहब ने खुद अपना लिखा है और कई इंटरव्यूज में बताया और उसे मेंशन किया था कि उनकी सऊदी अरब की तरफ से उनको बड़ी एक प्रेशर दिया गया कि आप हवाले कर दें। तो फिर मैंने उनको एक जो है एक मुआहदा किया गया जिसके साथ नासी साहब वहाँ भेजा गया। लेकिन हो सकता है इस केस में हमारे लोग जो है वो निगोशिएट कर रहे सऊदी अरेबिया को बनवा रहे हों और वो गुजारिश निकाल ले कि ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने सुना होगा कि लंदन में इमरान खान साहब की जो एक और बहन साहिबा हैं, उन्होंने वहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब पे खासी तनकीद की है कि इन्होंने खान साहब को कहाँ फंसा दिया ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में, और उन्होंने और भी बड़ी बातें कि आपने सुनी होंगी। तो वो तो खुश नहीं थी। सो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खान साहब की बहनें जो हैं वो पार्टी के जो कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे हमने पहले बताया कि अलीमा खान साहब ने एक शटअप कॉल उधर दी, उधर से हमने उनकी बड़ी बहन को देखा, उन्होंने कहा कि ना ये कहाँ पे ऑक्सफोर्ड के चक्कर में जुल्फी बुखारी एंड कंपनी ने। हाउ डू यू सी दैट? उनकी बहनें शायद गुस्से में हैं कि इनके हमारे भाई को प्रॉपर तरीके से न ये गाइड करते हैं, शायद उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे उठाते हैं सारे। जो मुझे समझ आई उनकी बहन के जो अल्फाज थे।
कि मेरा ख्याल है कि दोनों बहनें बड़ी मुख्तलिफ है। वो जो बड़ी बहन है ना उनकी, इमरान खान साहब की, जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ी एक स्टेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं स्टेट एज एन एरो। अच्छा, बिल्कुल एक तीर की तरह सुधरी है, बहुत बहुत बिल्कुल एक उनके अंदर जो कोई पेचीदगी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना उनकी चीज दिलचस्पी है। उन्होंने तो कहते हैं विदाउट मिक्सिंग वर्ड्स, कोई अल्फाज चबाए बगैर उन्हें स्टेट बता दिया। अच्छा, लीमा जो है ना वो थोड़ा सा उसके एक अपनी ख्वाहिशात भी है, उसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में खुद अपने आप को जो है एक एक्सपोजर भी चाहिए, और ज़ाहिर है इमरान खान की भी जात में उसको दिलचस्पी है, लेकिन वो तो ऑक्सफोर्ड वाले उसके में बड़ी हक में थी, उनके तो ट्वीट्स आती रही, वो तो बड़ी सपोर्ट करती रही। उनका ख्याल था कि इससे इमरान खान की सियासत जो है उसको एक नई जिंदगी मिल रही है, उनको एक मीडिया कवरेज मिल रही है, तो वो तो उसको बड़ा सपोर्ट कर रही थी। इसलिए दोनों में फर्क रखे। और दूसरी ने बिल्कुल वो जो पॉलिटिक्स में उसकी टेस्ट नहीं है, तो एक बिल्कुल एक बगैर किसी अल्फाज लफ्जों के चबाए मैं बता दिया कि जुल्फी बुखारी साहब जो है खुद उनकी तालीम है नहीं, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट नजर आती है। उनके इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि वो ना तो अप्लाई करते, उसके लिए ना अपने आप को पेश करते, और ना वहां को उनको होना चाहिए था, और वो क्यों हो। तो बड़े उससे बड़े स्टेट बात की हमेशा है, जब भी करेगी वैसी स्टेट बात करती हैं, और जो रुबीना बीबी हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच न्याजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम न्याजी साहब से बात कर रहे थे और काफ़ी डिटेल में हमने बात की जो डिफरेंट लेजिस्लेशन जो है हुकूमत लेकर आई है। क्लासा साहब, एक अहम लेजिस्लेशन ये भी थी कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है उसको बढ़ा के 3 से 5 साल जो है वो कर दिया गया है। इस पर कुछ डिफरेंट व्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे थे। PTI से सलमान अकरम राजा साहब ने काफ़ी सॉफ्ट पोजिशन ली है कि ये जो है वो उनका अपना इंतज़ामी मामला है, उन्होंने किसी किस्म की क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी बात नहीं की है। अब इससे दो चीज़ें कह सकते हैं, एक तो लोग खान साहब पे तनकीद भी कर सकते हैं, एक इसको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, दोनों चीज़ों को। मैं मतलब चले अप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं कि इंसान जो ही ग्रो करते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम सारे ब्लंडर्स मारते हैं, गलतियाँ करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ, सबको हर लोग करते हैं। सियाने लोग वो होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं। सवाल ये कि खान साहब अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। दो बड़ी गलतियाँ की थी जो उन्होंने हमें नज़र आ रही हैं। एक उन्होंने की थी जब ये DGISI उस वक्त हो रहे थे, लग रहे थे नदीम अंजुम साहब, उस वक्त उन्होंने रजिस्ट किया जहाँ से सारे का सारा ये मसला जो है 1 पेज ख़त्म हुआ, जहाँ से क्राइसिस शुरू हुआ। क्या जनरल फैज़ हमीद के लिए इतना बड़ा अपना पूरी हुकूमत को स्टेक पे लगा देना, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े करना, जलसे जुलूस ये करना, जेल में जा बैठना, खुद जा बैठना, बहन भाई, मैं तो बहनें आपकी जेल में जा बैठी, भांजा जा बैठा, पूरी पार्टी जा बैठी, वाज इट वर्थ इट? अब मतलब लोग कहेंगे, मैं फिल्मों के हवाले देता रहता हूँ। एक ना उसकी आर्थर की, किंग आर्थर की बड़ी खूबसूरत फिल्म है, उसमें भी एक ना एक जगह वो एक आता है, उसका जो टाकरा पड़ता है वहाँ पे एक वॉरियर से, तो जो उसका विलन है उसका जो अपनी फौजें लेकर आता होता है, तो जब उसके डायलॉग्स होते हैं तो उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत उसको जुमला कहता है, जब किंग आर्थर का जो नाइट है जो उसको रजिस्ट कर रहा है उसको सारा, तो वो कहते फाइनली, उसमें वो कहते फाइनली ए मैन वर्थ किलिंग, वो अपने अपोनेंट को कहता है फाइनली ए मैन वर्थ किलिंग। सेम गोज फॉर वाज इट वर्थ इट खान साहब के आप जनरल फैज के लिए आपने पूरी फौज से लड़ाई ली, उन लोगों से लड़ाई ली जो आपको लेकर आए थे इक़्तिदार में, जनरल बाजवा साहब लेकर आए थे। आपको पता था कि आर्मी चीफ जो है ये कुछ भी हो जाए, फाइनली आर्मी चीफ का लफ्ज ही मैटर करता है, उसमें DGISI कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो जनरल फैज के लिए आपने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। सिर्फ वहाँ तक नहीं रहे, जब जनाब आसिम मुनीर साहब की अगर अपॉइंटमेंट होनी आपको शुरू हुई, आपने जलसे किए, जुलूस किए, लॉन्ग मार्चेज किए, सब कुछ किया, आखिर पे कहा जी अब हम इस पे खेलेंगे, अब समरी हमारे हाथ आ गई। आपने खुफिया मुलाकातें तक की उनसे, जनरल बाजवा साहब ने कंपनी से, वाज इट वर्थ इट? जो बार बार मैं बोला ये क्या वर्थ था ये। अब उनको समझ आया है 2 साल बाद कि इट वाजंट वर्थ इट, ये नहीं थे, ये काम हमें नहीं करने चाहिए। तब लोग कहेंगे जनाब फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया, लॉ किधर गया। भाई ये थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, लाइक इट और नॉट, यहाँ चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आप इनको ट्रिगर करते जाएं, आपने इनको अपनी परफॉर्मेंस के जरिए इनको टेम करना है, जैसे तैयब अर्दगान ने किया था। आप फिर इतना परफॉर्म कर लेते कि आपको किसी को वो ना होता कि लोग आपके लिए समझते कि हाँ आपने डिलीवर किया, परफॉर्म किया। सीधी टक्कर मारने का मतलब तो यही है जो आपने टक्कर मार के देख ली। अब उन्हें समझ आ रही है, 2 यहाँ पे रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है बड़ी, और इन्होंने मैच्योरिटी का इन्होंने मुजाहरा किया, इमरान खान साहब ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, इनकी पार्टी ने भी किया, बट दैट्स टू लेट। लेकिन इवन देन चलो वो कहना देर आया दुरुस्त आया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी और जो सॉफ्ट स्टांस उन्होंने लिया है,
वही इमरान खान का है। डेफिनेटली वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त, आम आदमी तो नहीं है। लेकिन इमरान खान की तो कुछ स्टेटमेंट्स भी आई ना इस हवाले से, जो एक्सटेंशन मानने से इनकार, बाहर निकले। नहीं, मैं आपको इसमें दो चीजें में जो मैं कह रहा था, दो इस वक्त ये रिसेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। एक डीजी, नए डीजी एक ISI हैं, उस पर बैरिस्टर गौहर साहब जो पार्टी के चेयरमैन है, उनका बयान सुने। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया जनाब के नए DG ISI, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई मसला नहीं है, ये इदारों का अपने इंटरनल का मसला। दैट वाज ए फेयर स्टेटमेंट कि हम क्यों जाके अभी से टक्कर मारे कि बंदा आया ही नहीं है, हमारा उसके साथ मसला ही नहीं है, हम क्यों उसको बुला लें कि हमारे साथ आप एक मैच डालें। चले पिछले DG ISI के साथ आपका मैच था, आपने डाला, उन्होंने डाला, डाल किया, वो चले गए, अब वो लेगेसी वो ना रही। अब आपको क्या अक्ल का तकाजा ये है कि नए DG ISI आ रहे हैं, आप जाके कहें आप बैल मुझे मारा है जी, मेरे से टक्कर मारे। सो उन्होंने बड़ा वाइजली बैरिस्टर गौहर साहब ने उस बात को कहा कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है, और बात उसके बाद बहस खत्म हो गई। नोट करें, PTI के अंदर से कोई ट्रोलिंग नहीं हुई, कोई उस पर ट्वीट नहीं है, कोई शो नहीं है, कोई रोलर अपा नहीं है। इट वाज ए फाइन मूव। हालांकि उनको अगे लगाने वाले कौन थे, वो जनाब से मुनीर साहब और ये शहबाज शरीफ साहब थे, वो सेम थे, लेकिन उन्होंने मैच्योर दिखाए। दूसरी अपॉइंटमेंट कहें या एक एक्सटेंशन कहें, वो जनाब से मुनीर साहब की हुई है 5 साल के लिए। इस पे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, जिनके लिए लॉन्ग मार्चेस किए, जिनके लिए आप लड़ाई झगड़े सब कुछ किया, आपने इतनी दुश्मनी पाली, उनकी जब उनको एक्सटेंशन मिल रही है 2027 तक जा रही है, जिसका कहा जा रहा है कि जनाब के 5 साल मजीद भी मिल सकते हैं 10 साल के लिए, उस पे आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है भाई साहब हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, तरमीमें होगी, बला बला, एक शुगर कोटेड सा उन्होंने बयान दे दिया। अगेन ये आपकी ग्रोथ है, मैच्योरिटी है कि भाई साहब अब ये हकीकत है, फैक्ट है, लाइक इट और नॉट, अब जनरल साहब ने रहना है। जब अगर उन्होंने मजीद 3-4 साल या 10 साल वटेवर टाइम रहना है, हम उनके साथ अपनी लड़ाई मजीद क्यों तेज कर दें? हम क्यों ना एक सॉफ्ट अप्रोच रखें, थोड़ा सा उसको सुकून, वो .com जैसे कहते हैं उसको लेकर आए। प्लस जो बात आपने की अभी इन पे कि खान साहब की बम्बारमेंट भी कम हो गई है, वो जो रोजाना की बुनियादों पे। अच्छा बुशरा साहब आपको याद हो कि वो भी अदालतों में थ्रेट करती थी कि जनाब से मुनीर का नाम लेती थी, नदीम अंजुम साहब का लेती थी, फिर उसके DGC का नाम लेती थी कि नहीं छोड़ेंगे जनाब इनको, हम यूं कर देंगे, वो कर। खान साहब भी कहते होते थे नहीं छोड़ेंगे। अब कल वो क्या कह रहे थे, जलीमा खान साहब, वो कहते थे जनाब हमें लड़ना नहीं है, हमने कुछ पुरसुकून पुरअमन किस्म का वो करना है, हमने एजिटेशन करनी है, हमने लड़ाई के मोड में नहीं जाना, और ना हमने फटे करने हैं। ना उन्होंने कहा इस पे भी तसल्ली रखें, खान साहब इतना जल्दी बाहर नहीं आ रहे। सो पार्टी के अंदर एक ग्रुप वो है जो लड़ना चाहता है, एक ग्रुप जो है वो नहीं लड़ना चाहता। अब लड़ना चाहता है, लड़ने की सकत भी है इस वक्त PTI में, या ये सिर्फ बातें हैं? और वही है, एक हमने टी चौक का एहतजाज देखा था, हमने क्या हाल हुआ था। बड़ा अच्छा ये सवाल है आपका कि दो चीजें होती हैं कि आपने जो सबसे ज्यादा अपने साथ डैमेज किया, लड़ने की सकत में भी हो सकती है आप में। मान लिया कि आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, आपके पास स्ट्रीट पावर है, लोग हैं, जोशीले सब कुछ है, लेकिन वर्कर भी इंसान है यार, खुदा का खौफ करें। वो कोई, मैं जो बार बार कहते गुरीला नहीं है, कोई जंगे नहीं लड़ा हुआ है बेचारा, कोई उसने ट्रेनिंग नहीं ली, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं रहा, पहाड़ों जंगलों में रह के 6-6 महीने भूखा नहीं रहा, बच्चे हैं, फैमिली है, बिजनेस है, उसकी जॉब्स हैं, आपका सपोर्टर है, वोट देना चाहते हैं, वो कोई वो गुरीला जंग लड़ने के लिए तो तैयार नहीं हुआ ना। आप उसको जंगजू के तौर पर लेते हैं कि हमारा क्राइटेरिया तो ये है कि आपने लड़ना है, फिर अच्छा लेकर आते लड़ें। हमेशा क्यादत आगे होती है ना। आप घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और ट्विटर सोशल मीडिया पे आपके वीडियो पैगाम आ रहे थे, पूरी पार्टी का ऐप थी, और आपने आके इतने सारे बेचारे वहां से पख्तून हमारे भाई लाए, उनको आपने इस्लामाबाद में छोड़ दिया कि लड़ो मरो, जिसको जो करना हमारा कोई तल्लुक नहीं। इट वाज ए बिग बेट्रेयल, इट वाज वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल बेट्रेयल, जो आपने अपने सपोर्टर वर्कर के साथ किए, चाहे पंजाब से आए, चाहे आपके KPK से, कश्मीर जहां से भी है। 8-10 हज़ार बंदा ला के इस्लामाबाद में छोड़ के खुद भाग गए, और आपका वो वजीर आला के बारे में खबरें फैल गई कि अगवा कर लिया गया है। अब जरा तस्वर करें कि 8-10 हज़ार बंदा इस्लामाबाद में मौजूद है, शहर में, एक छोटा सा शहर है, और अचानक पता चलता है कि वजीर आला को अगवा कर लिया गया है, तो फिर माप ने क्या करना था? यही प्लान था ना, जो मैंने उस दिन भी कहा था, यही प्लान था आपका कि माँ फिर आपका वही काम करेगा जो बांग्लादेश में हुआ था। हाँ, यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। उसके बाद वो लोग जो है ना, आपका वर्कर समझते हैं कि आप हमारे से धोखा करते हैं, आप हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे मरवाना चाहते हैं, अपने बच्चे आपके ना जलसों में आते हैं, ना हंगामों में आते हैं, ना जुलूसों में। अच्छा, हमें कहते हैं चढ़ जा सोली बेटा, राम भली करेगा, खुद आप घर से बैठ के हमें बना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो वो उनको डैमेज हुआ है उसका बहुत सारा। बिल्कुल, ब्रेक के बाद लेकिन हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासर साहब, एक
चीज़ मुझे याद आ रही थी, गेम ऑफ थ्रोन्स में वो विंटर इज कमिंग, उसके लिए तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो उसके अराउंड बनाई जाती है कि अब जो खतरा, हाँ, तो वो जो है खतरा जो है वो करीब है, तो उसके अराउंड सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ऐसा लगता है जो 26वीं आईनी तरमीम आई, जजेस की तादाद बढ़ाना, मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देना सर्विसेज चीफ की, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक स्ट्रैटेजी थी हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की, और इससे उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट कर दिया, अपनी पोजीशन मजीद स्ट्रॉन्ग कर दी है। बड़ा खूबसूरत सवाल है तो आपका। ये क्या इसमें इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है, वो किस तरह से मेरा ख्याल है वो करेंगे? इस चीज़ का मादरत के साथ मैं पहले से माफ़ी मांग के कहता हूँ मैं, क्योंकि साहब ज़रा जज साहबान के बारे में बात करते हुए वी शुड बी केयरफुल। वो कहते हैं ना, मुनीर नियाज़ी साहब की बड़ी खूबसूरत पंजाबी की नज़म है, कुछ वो कहते कुछ शहर के लोग भी जालम सन को इंसानों मरण का शौक थी। हुकूमतें मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमतें बड़ी खुश होती हैं कि किसी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन की कोई चोरी पकड़ी जाए, कोई इलीगलिटी, उनका इलीगल एक्ट पकड़ा जाए जो उनको वाच डॉग के तौर पर जो उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो मीडिया हो या आपकी अदालतें हो। ये मतलब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में यही चलता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है या उस जुडिशरी करती है, मीडिया आपको टफ टाइम देते हैं। हुकूमतें कोई भी होंगी वो बड़ी खुश होगी मीडिया करप्ट हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कंप्रोमाइज़ हो जाए या कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे वो कहते हैं काना करने वाला काम। ऐसे जजेस का भी है और माजी में हमने देखा भी है कि हुकूमतों ने एक्सप्लॉइट किया है, यूज़ किया है। जब भी उन्हें जजेस की कमज़ोरी नज़र आती है, बहुत सारों को तो टैप्स भी आई थी, जाना पड़ा, लंबी कहानी है। ये जजेस पे होता है, मीडिया पे होता है, एस्टेब्लिशमेंट पे होता है कि आपने काना नहीं होना। नवाज शरीफ साहब पे आप भी तो आज तक इल्ज़ाम लगता है ना कि उन्होंने जनाब आसिफ नवाज साहब जब आर्मी चीफ बन के रहे थे, उनको उन्होंने ये BMW की चाबी देने की उन्होंने कोशिश की थी। मतलब चीज़ें आती रहती हैं सामने, उन्होंने नहीं ली थी। ये हर कोई कोशिश करेगा, वो मीडिया को ब्राइब करने की कोशिश करेंगे, जुडिशरी को भी, एस्टेब्लिशमेंट को, वो तमाम पावरफुल वो इदारे जो ये हुकूमत वक्त को टफ टाइम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कोई गलत चीज़ पे नहीं जाना। अब यहाँ पे क्या गलतियाँ हुई, 2-4 हुई हैं। आपने इतना में इमरान खान साहब के बारे में खुल के ये कह दे तो लोग नहीं पसंद करेंगे। वो एक वॉरियर हैं, ग्लैडिएटर हैं, 1 मैन आर्मी है, डेमोलिशन स्क्वाड, सारा कुछ होंगे। आपको इतने मौके नहीं देने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, इतने सारी चीज़ों को आपकी मतलब 9 में जो कुछ हुआ, हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जाए बड़े उस पर कमजोर फुटिंग पे थी, ये डिफेंसिव थी। आपने 9 में वाले वाकयात करके उनको पावर दी है, उनको आपने जवाब दिया है कि वो हिट बैक करें। और तमाम हमारी स्पेस जो है ना, मीडिया के पास बड़ी स्पेस थी 9 मई से पहले, हम तो बैठे हुए थे, सारी स्पेस गई, सियासतदानों को गई, अदलिया की गई, तमाम इदारों पे आपके एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा कर लिया। ये देखेंगे ये लोग उस पर इदारों पर हमलावर हो गए। उन्होंने इमरान खान का नाम ही लेना कि आपने उनको रीज़न दे दी 9 मई की शक्ल में। अब आप उसको जैसे भी कहते रहे, वो आपको रीज़न मिली, उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम उखेड़ कर रख दिया कि अब कोई बात नहीं करा, खान की तस्वीर भी नहीं चलेगी। एक चीज़, ये जज साहबान का क्या हुआ, 2 फैसले हुए, हुकूमत बड़ी खुश हुई, वाह जी बिल्कुल हुण तो आएंगे मजे आएंगे। वो क्या, एक जब उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब वाला फैसला दिया कि 20 MPs जो है ना ये वोट नहीं डाल सकते। अब ये कानूनी तौर पर, ऐनी तौर पर गलत फैसला था। जो ही उन्होंने दिया हुकूमत खुश हो गई, ओहो बस अब ठीक है। अब जज साहब, चीफ जस्टिस साहब अगर खुद कानून को फॉलो नहीं कर रहे, हम तो पहले चाहते हैं मैच डालते हैं। उन्होंने वहां से किया। दूसरा काम, माजरत के साथ बड़े इंतजाम, मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, जस्टिस मंसूर साहब और उनके बेंच ने जब 12 जुलाई का फैसला दिया, इन्होंने कहा आपके सीटें जो है ना खवातीन की उनको दें, PTA को, जो कानून आइन के तहत। मैं कहता हूँ गलत सब कुछ हुआ होगा, लेकिन आपने तो कानून आइन पे चलना था, आपने अपने कॉन्शियस में नहीं जाना था। कॉन्शियस हर एक का डिफरेंट होता है, आपका ज़मीर मुख्तलिफ, मेरा उनका भाई का, सबका मुख्तलिफ, 25 करोड़ लोगों का मुख्तलिफ है। ठीक है। आपने जब ज़मीर पे फैसले करने शुरू कर दिए, कानून को साइड पे रखा, हुकूमत ने कहा जी बिस्मिल्लाह। ठीक है। सो ये जितनी चीज़ें ये ट्रिगर हुई हैं, मेरा ये ख्याल है आप लोगों ने ये मौके दिए, हुकूमतें मौके में बैठी होती हैं कि हम इनको तबाह करेंगे, उन इदारों को जो हमें अकाउंटेबल करेंगे। जुडिशरी करती है, मीडिया करता है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्कों में करती है। आपने तीनों को जो है उन्हें रगड़ के रख दिया कि जनाब यहाँ पर बड़ी इस पर लंबी बहस हो सकती है, कल करेंगे कि जनाब के इसमें कसूर किसका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया क्लासा साहब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।